अरे वो कहाँ गया इसका। अबे पेन से कहाँ से लिखूंगा अब मैं। मैं दुकान अब जाऊं? क्या। ठीक है बॉय, अपना साउंड ऑफ करेंगे आप। हाँ हाँ, कल। यहाँ पे पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। चलो दूसरे पेन का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये वाले पेन का यूज कर ले रहा है आज। हिल जा सिम सिम। खुल गया। इसका पेन चला के देखा था, ठीक है आज। वाया सही चल रहा। ठीक है, तो अपने पास कई सारे डिजिटल बोर्ड हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ब्रदर आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। राइटिंग थोड़ी सी, जो ये दूसरा पेन यूज कर रहा है उससे राइटिंग थोड़ी अजीब आएगी, लेकिन मैनेज करेंगे अपन। ठीक है। ठीक है लड़के। अरे ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा। हम्म, एक मिनट यार, पता है इसमें गलती हो गई। इसका पेन का वो पता नहीं कहाँ चला गया। जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो फिर चला गया, जी आ गया। चलो। ठीक है बॉय। हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है आज अपन को, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इसमें थोड़ा बड़ा करा है। हम्म। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में अगर बेसिक से पढ़ना चाहोगे तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना। सबसे मेन काम है अपना लेटर और अल्फाबेट को जानना। ठीक है, लेटर और अल्फाबेट को जानना सबसे मेन काम है अभी। तो ये होता क्या है देखो, A B C D Z तक जाओगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो भी तुम्हें लेना हो, ठीक है, वो सारे लेटर्स हैं। ठीक है, वो क्या है सारे बेटा, सारे लेटर्स हैं। गॉट इट। और ये लैंग्वेज की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जो भाषा होती है ना, इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो लेटर्स एक दो तीन, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, ये एक अकेला भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, पूरे जेड जेड तक भी हो सकते, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता, है ना, और डेल्टा भी हो सकता। तो इस तरीके से कई सारे आपके लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट की बात करोगे तो अल्फाबेट क्या होती, ए से लेके जेड तक का पूरा ग्रुप। समझना बेटा, ए से लेके जेड तक का पूरा ग्रुप को नाम देते अल्फाबेट। क्या कहते हैं बेटा, अल्फाबेट। ठीक है, तो मान लो अल्फा बीटा गामा इनका जो ग्रुप होगा, उसका अलग अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है, तो हमें इतना समझना भी मोटा मोटा, लेटर क्या होता है, ये सारे लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, C D E F G सारे लेटर्स हैं, अलग इंडिविजुअल भी। लेकिन जब उनका ग्रुप बनता, क्या बनता है, एक ग्रुप बनता, तो उसे किस कैटेगरी में डालते हैं बेटा, अल्फाबेट में। ठीक है, किस कैटेगरी में डालते हैं, अल्फाबेट में। तो इस ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो कौन कौन से लेटर हैं। एक तो वॉवल्स आ जाएंगे। क्या आएंगे बेटा, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट। आपको मालूम है A E I O U, ये क्या होते हैं, ये पांच वोवल होते हैं। देन बाकी जो 21 बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। राइट। अब ये वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स वो होते हैं जो कॉन्सोनेंट को बोलने में सहायता करते हैं। मतलब वोवल्स को बोलने के लिए हमें किसी भी और लेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ ई हो गया, यू हो गया। जबकि कॉन्सोनेंट को बोलने में हमें वोवल्स की हेल्प लेनी पड़ती। राइट, यही डिफरेंस है। इतने समझना, कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ये बेसिक बेसिक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही पढ़ा जाता है। तो हमें बेसिक मतलब क्या समझ में आया, क्लास में हो क्या तुम, युग।
ऑलराइट। तो हमें केवल इतना समझना था ये लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो लेटर ये सबरे होते हैं, A B C D E F, और भी चीजें होते हैं। लेकिन जब इसका ग्रुप बना दिया जाएगा, बिल्कुल अरेंज कर दिया जाएगा A B C D पूरे प्रॉपर तरीके से जेड तक, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा आपका अल्फाबेट। ठीक है। गॉट इट। अल्फाबेट। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट। और एक होता अल्फा बेट्स। क्या होता है बेटा? अल्फाबेट्स। ये अक्षरों का ग्रुप होता है ना, और ये होता अलग अलग भाषाओं के ग्रुप। जैसे कि एक ग्रुप ले लिया ABCD वाला, एक ले लिया अल्फाबीटा वाला पूरा ग्रुप, और एक किसी और लैंग्वेज का लेटर का ग्रुप ले लिया। तो उन सबको मिला के कहेंगे अल्फाबेट्स। ठीक है। एक अकेले ग्रुप को कहते हैं अल्फाबेट। तो सिंगल ग्रुप का नाम होगा वो क्या हो जाएगा? सिंगल ग्रुप का नाम होगा वो अल्फाबेट होगा। क्या होगा बेटा? अल्फाबेट। ठीक है। मतलब सिंगल ग्रुप का नाम, उसका नाम होगा सिंगल ग्रुप का जो नाम होगा वो अल्फाबेट होगा। ठीक है। और एस जब लग जाएगा तो वो कई सारे ग्रुप आ जाते हैं वो। ठीक है। कई सारे जो वर्णमाला कह सकते हैं अपन, उनका ग्रुप आ जाएगा। तो ये तो थोड़ी एडवांस हो गया, इसको हटा दो साइड में। अभी हमें केवल इतना समझना है कि लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने बता दिया। ए अपने आप में लेटर है, बी लेटर है, अल्फा भी लेटर है, बीटा भी लेटर है, E F G सब लेटर है। लेकिन जब ए से लेके जेड तक अरेंज करोगे, एक ग्रुप बना दोगे A to Z, उसको कहेंगे अल्फाबेट। ठीक है ना? तो अगर हिंदी में समझना चाहो तो इसको कहते हैं वर्ण, और इसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला। हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी ग्रामर में, हिंदी लैंग्वेज में। तो इसका नाम देते हैं वर्ण मतलब लेटर, और वर्णमाला मतलब अल्फाबेट कह दो। ठीक है। गॉट इट। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी थी। अब जो लेटर होता वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती। क्या होती? स्मॉलेस्ट यूनिट होती इसकी लैंग्वेज की। जो लेटर होता वो क्या होती? स्मॉलेस्ट यूनिट होती लैंग्वेज की। ठीक है। ABCD। अब इन्हीं लेटर्स के कितने, इन्हीं जो लेटर्स होते ना, इन्हीं के मिलने पे, इन्हीं लेटर्स के मिलने पे क्या बनता? वो बनता वर्ड। क्या बनता बेटा? वर्ड। अब लेटर को मिला दे, जैसे CAT कर दिया कैट, तो इसका एक मीन निकलना, मतलब निकलना बिल्ली, तो वो वर्ड है। मान लो हमने कह दिया TCA, तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये वर्ड नहीं है। उसका अपने लेटर को मिलाओ, लेटर को कंबाइन करो, लेटर्स को कंबाइन करो साथ में, उससे एक मतलब भी निकले, मीनिंग भी निकले, तब जाके वो वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वर्ड। एक मीनिंगफुल मतलब मतलब मीनिंग निकले उसका, तो वो वर्ड कहते हैं उसको। ठीक है। तो लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको मिला के क्या बना? उसको मिला के बनेगा वर्ड। ठीक है। तो अब वर्ड की बात कर लो। तो वर्ड को मिला के, वर्ड्स को मिला के क्या बनता है? वर्ड्स को मिलाकर बनता है आपका फ्रेज। क्या बनता है बेटा? फ्रेज। फ्रेज कह दो, या एक चीज में एंड क्लॉज, ये दो चीजें हैं थोड़ी एडवांस हैं। ठीक है। गॉट इट। तो हम ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ड को एक अरेंज करके बनाओ जिसका एक मतलब निकले, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंस भी कहते हैं यहाँ पे, है ना? सेंटेंस भी कह सकते हैं उसको। ठीक है। लेकिन और एडवांस में जाओगे तो सबसे पहले वर्ड को मिला के क्या बनते? फ्रेजेस बनते, क्लॉज बनते। और कई सारे फ्रेजेस को मिला के या क्लॉज को मिला के क्या बनता है बेटा? तब बनता सेंटेंस। क्या होता? तब बनता सेंटेंस। ठीक है। तो अभी हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए। मोटा मोटा मान लो कि वर्ड को मिला दिया, उसको अरेंज कर दिया, उसका एक मतलब निकल रहा, है ना? ऐसा नहीं उल्टा सीधा अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट को कहीं और डाल दिया, वर्ड को कहीं और डाल दिया। तो उसको बिल्कुल अरेंज कर, ग्रामेटिकल मैनर में अरेंज करो, और उसका एक मतलब निकले सारे वर्ड्स को मिला के, देन उसको हम सेंटेंस कह देंगे। ठीक है। क्लास 10th लेवल पे अभी इतना ही समझो, ज्यादा गहराई में नहीं आना। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में सिंपल मतलब होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि युग रीड्स अ बुक। ठीक है। तो युग सब्जेक्ट हो गया, रीड यानी कि जो काम कर रहे हैं तुम, यानी कि एक्शन यानी कि वर्ब हो गई, और क्या कर रहा है, व्हाट का सेंस आ रहा है ना, क्या कर रहा है ना? युग पढ़ता है, तो यहाँ पे व्हाट का सेंस आ रहा है ना, ये चीज बताई थी मैंने पहले। व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, क्या पढ़ता है? तो बुक पढ़ता है ना? बुक। तो यहाँ पे बुक क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके लिए बुक के लिए क्या है? एक बुक पढ़ता, तो यहाँ पे आर्टिकल आ गया यहाँ पे, है ना? तो इस तरीके से ही इसका एक मतलब निकला। अब मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, रीड, रीड्स युग
बुक। आ देखो इसका कोई मतलब निकलेगा? भाई अरेंज ही नहीं है इस चीज ढंग से। तो अरेंजमेंट भी ढंग से होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ड्स का तो खेल है यहाँ पे, वर्ड्स को मिला के, जो शब्द होते हैं उनको मिला के हमारा सेंटेंस बनता ठीक है। एडवांस लेवल पे होगा तो फ्रेज या क्लॉज बनता, तो अभी अभी सेंटेंस ही मानो। ठीक है। तो सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस बन गया तो सेंटेंस का एक अरेंजमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट भी होना चाहिए। गॉट इट? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्ब लगा दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी तरीके से, और साथ में प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, है ना। कोई और सेंटेंस भी जुड़ जुड़ सकता, क्योंकि एक बड़े सेंटेंस में कई सारे छोटे छोटे सेंटेंस हो सकते थे, उसको बताएंगे, उसी को क्लॉज कहते हैं। उसको आगे बताएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन अभी हमें क्या समझना? अभी हमें समझना लेटर अल्फाबेट समझ लिया हमने, वर्ड को समझ लिया, देन वर्ड का मीनिंगफुल अरेंजमेंट, वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। गॉट इट? इतना समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई तो थोड़ा जल्दी चल रहा है इसमें। तो इतनी चीज समझ में आई तो हम यहाँ पे सेंटेंस वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है। जो सेंटेंस वाला चैप्टर है, जब उसको स्टार्ट करोगे तुम, तो जैसे मैंने लिखा, यही शब्द योग, प्ले, फुटबॉल। भाई तुम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। योग सब्जेक्ट हो गया, एक्शन कर रहा, क्या काम कर रहा, वो वर्ब हो गई। और क्या वर्ड का सेंस आ रहा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो प्लेस क्या होगा यहाँ पे? ट्रांसफर, वर्ड का सेंस आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब यहाँ पे बताना ये चाह रहा मैं, कि जब सेंटेंस को डिवाइड करते दो, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से? एक तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो भी जितना भी बचा होता, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं बेटा? प्रेडिकेट। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। क्या कहते हैं उसको? प्रेडिकेट। गॉट इट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो करता है, जो काम कर रहा, उसको सब्जेक्ट कहेंगे, देन उसके बाद जो भी कुछ बचा हुआ है उसको क्या कहते थे? प्रेडिकेट। ठीक है। तो इसके सेंटेंस के दो भाग होते हैं, है ना, दो पार्ट होते हैं, इसे कहते हैं पार्ट्स। इतना समझ में आया? अब और सेंटेंस ले लो, मान लो दे कुक्ड फूड, उन्होंने खाना पकाया। तो यहाँ पे दे, वो लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। देन इसके बाद का जितना भी पार्ट बचा वो क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। गॉट इट? ठीक है। और भी कई सारे सेंटेंस ले लो, ये तो मोटा मोटा बात था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये बचपन से मालूम होगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग है, और ग्रामर की एक बेसिक आना जरूरी है इसमें। ठीक है। और भी जो गहराई वाली चीजें हैं वो बताता चलूंगा मैं। साथ में यहाँ से तुम्हारी ग्रामर भी ठीक होगी, और अ, जो मीनिंग्स होती ना, स्पेलिंग्स, वो भी ठीक करवा दूंगा मैं। देन उसके बाद स्पोकन वाला कॉन्सेप्ट होता है एक, है ना, जो बोलने वाला होता। अगर तुम्हारी ग्रामर ग्रामर अच्छी है, ग्रामर में पकड़ अच्छी है, देन कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो आप इंग्लिश बोल लोगे, है ना। तो मेन उसमें वही होता है कि ग्रामेटिकल आपका एरर ना हो, देन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस हो मन में, तो स्पोकन इंग्लिश वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है। और ग्रामर के रूल तो पता होने चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में पूरा का पूरा पेपर लिखना है, चाहे वो सोशल स्टडी हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे ग्रामर ठीक चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल। ठीक है। अब सेंटेंस के, जो सेंटेंस होते हैं ना, वो पांच टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? फाइव टाइप्स। देखो वो ऊपर दिए थे वो क्या थे? वो पार्ट थे। जो ये होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, भाग, है ना, डिवीजन कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। ये जो जो सेंटेंस के पांच टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव में क्या होता है? इसमें एक होते पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, है ना। एक होते नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नॉट, नेवर, नन, इन सब चीजों का सेंस आता है। नहीं का, किसका सेंस आता है बेटा यहाँ पे? नहीं का। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय। देखो यहाँ पे नहीं नहीं आया, कहीं पे नॉट नहीं आया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? पॉजिटिव सेंटेंस। वहीं यहाँ पे लिख दूं मैं, ही इज नॉट गुड पर्सन, है ना।
तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे नॉट आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे बताएंगे आगे और भी चीजें। तो ये, ठीक है, गॉट इट। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी दो चीजें आती हैं, ठीक है बेटा। असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी दो चीजें आती। उसका नाम है, एक का नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि डज ही प्ले क्रिकेट। और यहाँ पे एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं तो सब बता दूंगा, कहाँ पे डज आता है, कहाँ पे हैड आता है, हैव आता। ठीक है, अभी इतना समझो। इसका क्या मतलब निकला। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें डज आया, है ना। अगर यहाँ पे यू आता, आई आता, तो यहाँ पे डू बन जाता वो चीज। ठीक है, डज ही प्ले। अब ही के लिए एस लगा होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि डज आ गया ना यहाँ पे, तो वो एस नहीं लगेगा अब। तो डज ही प्ले क्रिकेट। और एंड में जब क्वेश्चन पूछो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता। इसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, जिसमें क्या आता है बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे कि वॉट हो गया, हु हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा मैं, वाई डज ही प्ले चेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा एक। तो ये पूछ रहा है उसमें, यहाँ पे वाई आ गया ना। वह चेस क्यों नहीं खेलता, यहाँ पे क्यों का सेंस आया किसका, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड में क्यों लेके आ गया मैं यहाँ पे। क्यों खेलता है, वह चेस क्यों खेलता है, क्रिकेट खेले, मतलब बताने का मतलब, सेंटेंस लिखाना मैंने, तो उसका मतलब बता रहा मैं। वाई डज ही प्ले चेस। वाई डज ही प्ले चेस, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपन, है ना। तो मैं पूछू वो कब खेलता है, तो वेन डाल दो यहाँ पे। वेन डज ही प्ले चेस, या क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेलता है। क्रिकेट की स्पेलिंग, हाँ सही तो है। ठीक है, राइट। उसके बाद व्हेन विल यू गो दिल्ली। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पे इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं बेटा इसको, डबल इंट्रोगेटिव। गॉट इट। क्या नाम देते हैं इसको बेटा, डबल इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस में भी एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे नहीं का सेंस आता। और जब इंट्रोगेटिव पढ़ते दूसरा वाला टाइप, तो उसमें भी सिंपल इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, उसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, गॉट इट। तीसरा आएगा, देन थर्ड वाला जो आता, थर्ड वाले को हम डाल देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। किसमें बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे, इसमें क्या होता, आज्ञा मांगते किसी से, प्लीज डोंट बीट मी, प्लीज हेल्प मी, है ना, आज्ञा मानना, कोई ऑर्डर देना या मना करना। डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प, इसको और अच्छी तरह लिखूंगा, दूसरा पेन यूज, प्लीज हेल्प मी। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में नाम देते हैं आज्ञा सूचक। क्या नाम देते हैं बेटा इसको हिंदी में, आज्ञा सूचक। गॉट इट। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं अपन। अभी तो फिलहाल एक में इंट्रोडक्शन दिया कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। तो हमने सेंटेंस के पढ़ा कि सेंटेंस जो है, तो एक जो वर्ड होते, उनको मीनिंगफुल तरीके से अरेंज कर दो तो उसका मतलब निकले, उसको सेंटेंस कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्ट, एक का नाम होता है प्रेडिकेट। फिर हमने उसके टाइप पढ़ना शुरू करे। क्या पढ़ना शुरू करे बेटा, टाइप। तो हमने तीन टाइप पढ़े। एक तो असर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं उनको अपन। उसी के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, उसको नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो उसमें सिंपल इंट्रोगेटिव, है ना, और डबल इंट्रोगेटिव जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। आज्ञा सूचक वर्ड में प्लीज आता, है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखे मना करने का, डोंट
टीच मी व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मना करना है ना, डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्ले क्रिकेट हेयर, डोंट प्ले क्रिकेट। अरे ठीक है, डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरीके की चीजें, ये क्या होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। अब अगला आता आपका इसमें, वो जो अगला रहेगा उसका नाम रहेगा एक्सक्लेमेटरी वाला। ठीक है, इसको भी लिख दे रहा मैं। इस इम्पेरेटिव सेंटेंस सेंटेंस समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सिंपल मतलब होता है आज्ञा सूचक, हिंदी में आज्ञा सूचक बोलते हैं इसको। इसमें आज्ञा लेना, मना करना वगैरह, ठीक है। ऑर्डर देना, यहाँ पे लिख दे रहा मैं, ऑर्डर देना भी इसी के अंदर आता है ना। गिव मी वन ग्लास वाटर, ठीक है। डोंट शिट हेयर, गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके का कई सारे सेंटेंस आ सकते हैं इसमें इम्पेरेटिव वाले में। ठीक है, ये तीसरा टाइप हो गया। अब जो चौथा टाइप के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कौन सा जो फोर्थ टाइप है आपका, फोर्थ टाइप में आता एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता कि यहाँ पे क्या होती है, जो अंदर से एक फीलिंग आती ना, जैसे चोट लग जाए तो कहते हैं अपन आउच, है ना। ज- जब मान लो अचानक से ओह शिट, इस तरीके से, ये इस तरीके जो अंदर से फीलिंग्स आती, जो अंदर की फीलिंग्स होती, अंदर की जो फीलिंग्स होती उनको दिखाने के लिए, अंदर की फीलिंग्स को दिखाने के लिए जो भी हम वर्ड्स का यूज करते, उन्हें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे इसमें हो गया अलास, ठीक है, ब्रेवो, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, ये दुख के लिए आता है ना। डैम, जो डैम कहते हैं आजकल जेनजी जनरेशन, ठीक है, डैम। तो आश्चर्यचकित होने के लिए ओ, ओ शिट, है ना, मतलब ओ हो गया। देन उसके बाद और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, हुर्रे, ये इस तरीके की चीजें आती, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें सेंटेंस क्या बनाओगे, ऐसे बनता सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस बनाया मैंने, ब्रेवो, वी हैव वॉन दी मैच। तो एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन एंड में लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, जैसे इसको हटा के यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह चाहे तुम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, यहाँ पे कॉमा लगाओ, लेकिन यहाँ पे तो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अंदर की फीलिंग को बताते हैं आपकी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, वो किस में आते हैं, इस चीजों में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी वाले। फिर एक जो फिफ्थ टाइप होता है लास्ट वाला, उससे कहते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, तुमने देखा होगा जब अपना विश करते है ना, जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, सॉरी बर्थ बर्थ वर्ड लिख रहा हूं मैं, बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपन विश कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। तो इस तरीके से मन से जो इच्छा निकलती है ना दूसरे के लिए विश करना, या इच्छा जो मन से निकलती, उससे कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसी को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, इसमें इच्छा की बात होती है, किसकी बात होती है बेटा, किसकी बात होती, इच्छा की, है ना। विश करना किसी को, किसी को दुआ देना, है ना, भला हो तेरा, इस तरीके के जो सेंटेंस है। और किसी को बद्दुआ देना भी इसी के अंदर आता। ठीक है, तो मन से जो फीलिंग्स निकलती,
तो उसको वाओ, ब्रावो, अलास, है ना, ओ डैम, तो वो किस में आती, वो आती एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसमें फीलिंग को अंदर को एकदम से जो फीलिंग्स आती है उनको बयां करने के लिए कुछ शब्द होते हैं। जो अंदर से बिस देते अपन, है ना, मन से बिस देते अपन, इच्छाएं जो होती हैं अपनी, और किसी को दुआ दे रहे, किसी को बद्दुआ देते हैं बहुत से लोग, देन उसको किस सेंटेंस में रखते हैं, उसको रखते हैं बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये 5 टाइप हो गए, 2 पार्ट हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेटर वर्ड समझ लिया। ठीक है, अब 5 टाइप में अपने समझ लिया आपका। असर्टिव सेंटेंस, उसमें समझे हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछते अपन। ठीक है, डज डू आगे आते, विल शैल भी आगे पहुंच जाते सब्जेक्ट के। तीसरा वाला जो आता है इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा देना, ठीक है, मना करना, ऑर्डर देना, है ना, वो सब चीजें रहती। ठीक, देन उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें अंदर से फीलिंग को बयां करते हैं अपन। ठीक है, और फिफ्थ वाले में इच्छा को बयां करते हैं अपन। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, है ना। इस तरीके जो सेंटेंसेस होते वो ऑपरेटिव सेंटेंस में आते। और जब तो तुम बुक खोलोगे या कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ोगे, तो इसमें और भी एडवांस एडवांस के लेवल के दिए होते हैं, है ना, और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं अपन। लेकिन जो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया आपको। अगर कभी पीडीएफ लेके आएंगे तो उसमें कई सारे सेंटेंसेस बना के लाऊंगा मैं। ठीक है, गॉट इट। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। 5 सेंटेंस में जो टाइप है, 5 5 टाइप हैं इसके सेंटेंस के, और 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और बचते। कौन कौन से बेटा? 2 कॉन्सेप्ट और बचते, जिसका नाम है आपका, ये थोड़े एडवांस हैं, है ना, इसको हटा दो। तो एक का नाम है फ्रेज, और एक का नाम है क्लॉज। देखो, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं बेटा इसको? वाक्यांश। और इसको कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं बेटा इसको? उपवाक्य। तो हिंदी में भी मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर भी आपका एक पार्ट है। ठीक है, तो फ्रेजेस क्या होता? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता। क्या होता बेटा? ग्रुप होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता, ये भी होता, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता, जिनका मतलब निकलता है ना, मीनिंग होती है जिनकी, इनकी इधर भी होती मीनिंग, इधर भी होती। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। एग्जाम्पल, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है, और उस प्रोपोजिशन के लिए एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप पे देखेंगे तो ये नाउन बन गया यहाँ पे ना। ठीक है, क्या बन गया? नाउन। तो ये प्रोपोजिशन बैठी, ये नाउन बैठी, और उस नाउन के लिए एक आर्टिकल आया दा। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड दा, दूसरा मॉर्निंग, तीसरा, तो इन तीन वर्ड को मिला के एक फ्रेज बन गया। क्या बन गया बेटा? फ्रेज। तो फ्रेज कुछ नहीं, वाक्य का अंश होता, एक सेंटेंस के अंदर पार्ट होता। क्या होता? पार्ट होता, सेंटेंस का ही भाग होता। अब तुम बताओ, इन दी मॉर्निंग का अपने आप में कोई मतलब निकल रहा नहीं, लेकिन जब से सेंटेंस में यूज होगा, ही प्ले क्रिकेट इन दी मॉर्निंग, ही प्लेस क्रिकेट इन दी मॉर्निंग, तब उसका मतलब बनेगा। तो इसका इंडिपेंडेंटली मतलब तो होता है, लेकिन यूज नहीं करते उसको इंडिपेंडेंटली, है ना, सेंटेंस के अंदर ही यूज होता है ये चीज। तो फ्रेज समझ में आया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होते, बस शब्द होते कुछ शब्द होते, जिनका अपना एक मतलब निकलता है ना। इसका एक मतलब है ना, इसका मतलब है सुबह के टाइम पे, है ना, सुबह। और इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट, जैसे मान लो एक बड़ा सा सेंटेंस निकला, लिखा मैंने कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड सीता इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे राम इज प्लेइंग क्रिकेट और सीता इज वॉचिंग टीवी, एंड, तो बीच में जो एंड जुड़ रहा है वो तो कंजंक्शन है। क्या है बेटा? कंजंक्शन। कंजंक्शन बताएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है। जो 2 सेंटेंस, 2 क्लॉज और 2 वर्ड को जोड़े, उसे कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो राम इज प्लेइंग, ये बड़े सेंटेंस में राम इज प्लेइंग क्रिकेट एक छोटा सा के क्लॉज बन गया। तो क्लॉज में ये सीता सीता इज वॉचिंग टीवी, वो भी क्लॉज बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है क्लॉज के अंदर। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, जबकि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। तो जिस जिस भी छोटे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होंगे, तो वो क्लॉज की कैटेगरी में रख सकते हैं अपन, उपवाक्य। ठीक है, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या बन गया? ये क्लॉज बन गया, सेंटेंस तो है ही,
लेकिन एक बड़े सेंटेंस के अंदर वो छोटा सेंटेंस है, तो उसको हमने क्या 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 कह दिया, क्लॉज कह दिया। तो क्लॉज की सबसे मेन कंडीशन ये होती कि कुछ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हो वर्ड्स का, और साथ में उसमें सब्जेक्ट भी हो, और क्या हो, वर्ब भी हो। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये, यहीं पे रुक रहा है, तो एक रिकैप और ले लो छोटा सा। तो हमने लेटर्स पढ़े, ए बी सी डी, वो सारे लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा वो भी लेटर्स होते हैं। और एक जो सेम लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए बिल्कुल लाइन से, तो उसको कहते हैं अल्फाबेट, है ना। क्या कहते हैं, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक पूरा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेटर्स को बिल्कुल अरेंज करेंगे अच्छे मीनिंगफुल तरीके से, तो उससे वर्ड बनता, और वर्ड को अरेंज करेंगे तो उससे सेंटेंस बनता। ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता सब्जेक्ट, एक का नाम होता प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद का जितना भी पार्ट है वो प्रेडिकेट। सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दूसरा वाला, उसमें सिंपल इंट्रोगेटिव, जिसमें WH वर्ड आते हैं, वैन हाउ, तो वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तीसरा पढ़ा हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा देना, मना करना, ऑर्डर देना, वो सब चीजें। ठीक है। फोर्थ वाला पढ़ा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें अपने अंदर की फीलिंग को हम बयां करते हैं, है ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, है ना, इस तरीके की। ठीक है, ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच को बता दिया। जो नेक्स्ट वाला है उसे कहते हैं इच्छा सूचक, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी को इच्छा, मतलब विश करना, है ना, किसी के बारे में अच्छा सोचना या किसी के बारे में बुरा सोचना, तो बददुआ देना या दुआ देना, वो सब उसमें आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दो एडवांस कॉन्सेप्ट थे, एक का नाम था फ्रेज, एक का नाम था क्लॉज। तो फ्रेज ऐसे शब्दों का समूह होता, वर्ड्स का जो ग्रुप होता, ठीक है, मीनिंगफुल ग्रुप होता एक, जिसके में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। जबकि क्लॉज में क्या होता, वर्ड को अरेंज करा जाता जिसका एक मतलब निकले, और साथ में उसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। क्लॉज में ये कंडीशन है, क्लॉज में ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है, क्या बेटा, होना ही चाहिए ये दोनों, वरना क्लॉज नहीं कहलाएगा, वो क्या किस में पहुंच जाएगा, वो फ्रेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से ये इंग्लिश का एक पहला छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। तो अभी इसको ऑफ करा जाए, क्योंकि ज़्यादा ओवर हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी इसको ऑफ कर रहा मैं, राइट। ठीक है।